हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है चुंबकशीलता। ये जो टॉपिक है वो मेरी एक कजिन ने मुझसे बोला था कि दीदी मुझे इस टॉपिक पे नोट्स बना के दे दीजिए या फिर कोई भी नोट्स शेयर कर दीजिए जो आपका हो। तो मैंने इस टॉपिक को लिया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्लास 12th का है, फिजिक्स का टॉपिक है ये। तो ठीक है, फिर मैं इसको शेयर कर रही हूँ जो भी मैंने इसमें नोट्स बनाया है। तो इसमें चुंबकशीलता पहला टर्म मैंने लिया है, तो आइए पढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकशीलता को समझने के लिए हम सबसे पहले ये समझेंगे। पहले मैं खुद से एक्सप्लेन कर देती हूँ आराम से कि कैसे समझेंगे हम चुंबकशीलता होती क्या है। ठीक है, कल्पना कीजिए कि कोई चुंबक है और उसके आसपास कई धातुओं की कीलें रखी। जैसे हम ऐसे इमेजिंग करेंगे, जैसे मैं इसमें बता रही हूँ, मैंने एक्सप्लेन ही करा है अपनी बातें, अपनी भाषा को, इसलिए मैंने इसमें लिख दिया है कि मैं ऐसे समझा पाऊंगी कि सबसे पहले हम बहुत सारी धातु की कीलें लेंगे एक पास। ठीक है, हम देखेंगे कि कुछ कीलें चुंबक की ओर तेजी से चिपकेंगी। हम एक चुंबक लेके जाएंगे और बहुत सारी धातु की कीलें वहां पे रखेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि लोहे की कील, कुछ कीलें चुंबक की ओर मतलब तेजी से चिपकेंगी और कुछ धीरे धीरे और कुछ बिल्कुल नहीं। ठीक है, जो कील जल्दी से आकर्षित होगी वह अधिक चुंबकशील होगी। जैसे हम देख सकते हैं कि लोहे की कील अधिकतर बहुत जल्दी आके चुंबक से चिपकती है। तो मैंने उसी के मतलब एग्जाम्पल को समझाने के लिए पहले ऐसे बताया है कि जो कील जल्दी से आकर्षित होगी यानी अट्रैक्ट होगी मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा, वह अधिक चुंबकशील होगी, तथा जो धीरे धीरे होगी वह कम चुंबकशील होगी, और जो बिल्कुल नहीं होगी उसमें तो मतलब मान ही नहीं सकते कि है। ठीक है, अब आइए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह पदार्थ चुंबकित हो जाती है। जब भी कोई चुंबकीय पदार्थ होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाते हैं तो वो चुंबकित हो जाती है। ठीक है, तथा उस पदार्थ से वायु के सापेक्ष अधिक बल रेखाएं गुजरती हैं। वायु के सापेक्ष अधिक बल रेखाएं गुजरती हैं। इससे स्पष्ट है कि बल रेखाएं वायु की अपेक्षा चुंबकीय पदार्थ में से अधिक सुगमता से गुजरती हैं। किससे स्पष्ट होगा कि वायु की अपेक्षा चुंबकीय पदार्थ में से अधिक सुगमता से गुजरती हैं। तो हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि वायु की अपेक्षा लोहे में अधिक चुंबकशीलता है। अब जैसे हम वायु की अपेक्षा लोहे में अधिक चुंबकशीलता है, ये चुंबकीय बल रेखाओं के गुजरने के द्वारा हम जान सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। किसी चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण वेक्टर V तथा चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर H, ठीक है, मतलब इसको सदिश B और सदिश H भी कह सकते हैं, के अनुपात को किसी पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसको चुंबकशीलता को हम म्यू से डिनोट करेंगे। तो म्यू इज इक्वल टू सदिश B अपान सदिश H। तो ये जो हो गया हमारा, इसको सूत्र के रूप में कैसे लिखेंगे, ये हो गया। ठीक है, मतलब चुंबकशीलता को म्यू से डिनोट करते हैं। अब देखते हैं, जहां वेक्टर B चुंबकीय प्रेरण तथा सदिश H चुंबकीय क्षेत्र यानी वेक्टर H चुंबकीय क्षेत्र है। इसे संख्यात्मक रूप में इस प्रकार व्यक्त करेंगे। जब इसे हम संख्यात्मक रूप में व्यक्त करेंगे तो ये तो दिखाया गया है कि सदिश राशि है, इसलिए ऊपर वेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू B अपान H। इसका SI मात्रक वेबर प्रति एम्पियर मीटर है, और या इसको लिख सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा आपेक्षिक चुंबकशीलता। ठीक है, इसे म्यू आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, आपेक्षिक चुंबकशीलता किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो यह बताती है कि वो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र को कितना प्रभावित करता है। मतलब हम आसानी से कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जो ये बताए, आसानी से दिखाए कि चुंबकीय क्षेत्र को वो पदार्थ कितना अपने मतलब उसके प्रभाव में कितना जाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को कितना प्रभावित करता है। जैसे हम लोहे की कील को ले लेंगे किसी चुंबकीय क्षेत्र में तो तुरंत उससे आकर्षित हो जाता है, तो हम समझ सकते हैं कि इस पे चुंबकीय प्रभाव बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया, यह पदार्थ की चुंबकीय आकर्षण या ताकत को मापने का पैमाना है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे
जैसे कोई खाली कमरा है, इसमें कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। जब भी हम किसी खाली कमरे में जाएंगे तो इसमें कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। लोहे के कमरे में अगर हम मतलब चुंबक लेके जाएंगे तो हम देखेंगे इसमें कोई चुंबकीय क्षेत्र का मतलब आकर्षण नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसी धातु है नहीं जो आकर्षित कर रही है। अगर हम लोहे का कमरा बना लें या फिर लोहे की धातु का एक कोई कमरा हो जिसमें हम चुंबक को लेके जाएंगे तो चुंबक की ताकत और बढ़ जाएगी, मतलब वो और भी ताकत उसमें बढ़ जाता है। इसी प्रकार कांच का एक कमरा अगर हम कांच के कमरे में अगर हम चुंबक लेके जाते हैं तो खाली कमरे की मतलब साथ साथ उतना ही ताकत इसमें भी लगेगा, मतलब उतना ही ताकत ये बढ़ाएगा उसका चुंबक का। ठीक है, कांच और खाली कमरे में जाने पर चुंबक की ताकत में सेम ही मतलब उतना ही बरकत होगी, जबकि हम लोहे की कमरे में अगर चुंबक को लेके जाएंगे तो जल्दी आकर्षित होगा और ताकत उसका बढ़ेगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से ऊपरी परिभाषा के अनुसार बता सकते हैं कि आपेक्षिक चुंबकशीलता किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो यह बताती है कि वो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र को कितना प्रभावित करता है, कितना प्रभाव उस पर चुंबकीय क्षेत्र का आता है। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। और किसी चुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता पदार्थ की चुंबकशीलता यानी म्यू तथा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को कहते हैं। सबसे आसानी से ये परिभाषा हो गया। वो तो मैंने जो पहले बताया था वो एग्जाम्पल के लिए समझाया था, अब मैं इसको बहुत आसानी से बता रही हूँ कि किसी भी चुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता पदार्थ की चुंबकशीलता यानी जिसको म्यू से डिनोट करते हैं तथा निर्वात की चुंबकशीलता जिसे म्यू नॉट से डिनोट करते हैं के अनुपात को कहते हैं। इसे म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। यह विमाहीन राशि है, मतलब इसमें कोई विमा नहीं होती इसकी। निर्वात के लिए इसका मान 1 है। अब निर्वात की चुंबकशीलता यानी म्यू नॉट को आप पूछेंगे तो मैं म्यू नॉट को अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। निर्वात की चुंबकशीलता निर्वात में किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय क्षेत्र के मान को निर्धारित करती है। जैसे निर्वात में अगर हम कोई विद्युत धारा कहीं का प्रवाह कराते हैं तो उसके द्वारा उसके आसपास के क्षेत्र में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या जनरेट होता है उसी के मान को निर्धारित करता है निर्वात की चुंबकशीलता, जिसे म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देखते हैं। म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपन म्यू नॉट। तो ये जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है उसका ये हो गया फॉर्मूला, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपन म्यू नॉट। अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, काई एम, इसको काई एम से डिनोट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में। तो आइए देखते हैं। किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय तीव्रता यानी आई तथा चुंबकीय क्षेत्र यानी एच के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। कितना आसान है। किसी भी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय तीव्रता, किसी भी पदार्थ में जो चुंबकीय तीव्रता होती है जो उत्पन्न होती है तथा चुंबकीय क्षेत्र जो उसके आसपास का चुंबकीय क्षेत्र है के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसे काई से यानी काई एम से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। काई एम इज इक्वल टू आई अपन एच। ठीक है, ये काई एम, जहाँ काई एम चुंबकीय प्रवृत्ति है। ठीक है, और यहाँ पे आई जो हो गया है वो चुंबकीय तीव्रता है और एच चुंबकीय क्षेत्र के मान को निर्धारित करता है इसमें। अब हम निकालेंगे आपेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध। ठीक है, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर नर्म लोहे के छड़ यानी क्रोड को रखने पर क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे होगा सदिश B इज इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट में सदिश A प्लस सदिश I और ब्रैकेट बंद। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। अब पूर्व से यानी जो पहला जो मैंने चुंबकीय प्रवृत्ति का जो इक्वेशन बताया था काई एम इज इक्वल टू आई अपान एच, तो यहाँ से हम आई का मान निकालेंगे। आई इज इक्वल टू काई एम इंटू एच। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 कर देंगे। और जो मैंने पहले वेक्टर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट में वेक्टर एच प्लस वेक्टर आई, ये समीकरण 1 जो मैंने पहले बताया था इसको हम समीकरण 1 में इसमें रखेंगे। ठीक है, वेक्टर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट में वेक्टर एच प्लस काई एम, जो यहाँ पे आई वेक्टर आई का जो मान था वो हमने यहाँ पे काई एच लिख दिया है। अब देखते हैं सदिश बी
इज इक्वल टू म्यू नॉट सदिश H और ब्रैकेट में 1 प्लस काई एम। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि दोनों में वेक्टर H है तो दोनों को कॉमन कर लिया गया है और यहाँ पे ब्रैकेट में 1 प्लस काई एम बच गया है, तो इसको इक्वेशन 3 कर लेंगे हम। अब चुंबकशीलता के सूत्र से म्यू इज इक्वल टू वेक्टर बी अपन वेक्टर H इज इक्वल टू वेक्टर बी यानी सदिश B इज इक्वल टू म्यू इंटू वेक्टर H। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर B का मान हम यहाँ पे निकालेंगे तो B यहाँ पे आ जाएगा और इसका गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा, तो यहाँ पे म्यू H के साथ चला आएगा। ठीक है, तो सदिश B इज इक्वल टू म्यू सदिश H, इसको हम इक्वेशन 4 कर लेंगे। उसके बाद समीकरण 4 के मान को समीकरण 3 में रखने पर, यानी जो सदिश B इज इक्वल टू म्यू वेक्टर H यानी सदिश H, ये जो वैल्यू है इसको उठा के इस वाले इक्वेशन में रखने पर, यानी वेक्टर B इज इक्वल टू म्यू वेक्टर H ब्रैकेट में 1 प्लस काई एम, इसमें रखने पे हम देखते क्या प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने रख दिया B की जगह पे इसका मान जो यहाँ से निकाला गया था इक्वेशन 4 से, तो म्यू और सदिश H इज इक्वल टू म्यू नॉट सदिश H और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस काई एम। अब यहाँ हम देखेंगे म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस काई एम। ठीक है, म्यू अपान म्यू नॉट, यहाँ से जो म्यू नॉट है वो म्यू के नीचे आ जाएगा, तो म्यू अपान म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम, जहाँ म्यू इज इक्वल टू निरपेक्ष चुंबकशीलता तथा म्यू नॉट इज इक्वल टू निर्वात पर चुंबकशीलता। जैसे कि मैंने अपने पिछले डेफिनेशन में बताया था कि निरपेक्ष चुंबकशीलता को म्यू से डिनोट करते हैं और म्यू नॉट को निर्वात चुंबकशीलता यानी उससे डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम, क्योंकि इन दोनों के मान को ही तो म्यू आर बोलते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता। म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, तो इसके जगह पे इसका मान रख देंगे, तो ये हमारा रिलेशन आ गया म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम, जहाँ म्यू आर इज इक्वल टू आपेक्षिक चुंबकशीलता और काई एम इज इक्वल टू चुंबकीय प्रवृत्ति। तो इसी के साथ ये तीनों टॉपिक खत्म होता है, चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति। तो ठीक है, आप सभी को भी अगर कोई और टॉपिक चाहिए हो, जिस पे वीडियो चाहिए हो, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक डाल दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।